Welcome students to the crash course of 9702-2026. Okay, so this is the lecture 3 of the crash course, and in this lecture we are going to cover dynamics. It's the section 3. अच्छा, what we're going to cover in dynamics, हम discuss करेंगे momentum को and Newton laws of motion. Okay, then we will discuss about the non-uniform motion, linear momentum and its conservation. Okay, so let's begin. First thing we need to discuss what is mass. अच्छा, this is the topic from the IGCSE and I hope आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा. Mass is the amount of matter and this mass is independent of the gravitational field strength. ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, right? It is independent. It is just the quantity of matter. It will remain same आप किसी भी planet पे चले जाओ. Okay, and we will discuss later on कि mass is also related with the inertia, जो कि Newton first law है आपका. Okay, that will come later on. We will discuss there. Then there is a weight. Weight क्या है? Weight is the force. If you remember the type of forces, weight is a force. कौन सी force है? Force of gravity. Okay, so the weight can be different on different planets. Depend करता है किस planet की force of gravity कितनी है. Okay, so its units are also Newton, जैसे कि force के units होते हैं. Okay, then there is a very important topic, free fall motion. And free fall motion, when you fall freely under the action of gravity, so the only force should be the gravity. Okay, the second force can be the air resistance. इसके अलावा कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी इसमें. तो जब भी कोई इस तरह की कंडीशन हो जिसमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो आपके पास क्या है? इट्स अ फ्री फॉल मोशन. आप ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड आ रहे हो. ओके, और द सेकंड फ्री फॉल मोशन, देन देयर आर टू टाइप्स. वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस and the other one is in the absence of air resistance. So these are the two types जो कि आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए. इसको भी बहुत डिटेल में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्लैनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना पुल करता है, कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है. तो दिस जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट्स. सो यहाँ पे आपको एक उनका स्केल डायग्राम्स शो की हैं. लेट्स सपोज द मून इज स्मॉलेस्ट, तो उसकी जी की वैल्यू 1.7 है. अर्थ हमारे पास मून से ग्रेटर, तो उसकी वैल्यू भी ग्रेटर है. सेम एज सन इज ह्यूज, तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अर्थ और द अदर प्लैनेट्स. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट थिंग इज फोर्स. तो हमने डिस्कस कर ली, ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस कर ली हमने. अब फोर्स कैसे एक्सेलरेशन से रिलेट करती है. ओके, व्हाट द एक्सेलरेशन इज कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन द वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मूव करने लग पड़ा, राइट? मूव कर रहा था, उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, या मूव करता वो स्पीड अप हो गया, मूव करता स्लो डाउन हो गया. ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें क्या है? एक्सेलरेशन. अच्छा, किसी भी चीज़ के एक्सेलरेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रॉली शो हो रही है, अगर इसने एक्सेलरेट करना, यू नीड फोर्स. अच्छा, कितनी फोर्स, कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास. ओके, सो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपके पास इस ट्रॉली में there is more mass, so to produce same acceleration you need more force. Okay, let's suppose if there is a constant mass, so if you increase the force the acceleration will be increased. Okay, so this is a basic concept. इसको भी बहुत डिटेल में हमने जाके न्यूटन सेकंड लॉ में डिस्कस करना है. देन देयर इज अ लीनियर मोमेंटम. अभी ये मोस्टली वो चीज़ें हैं जो आपके IGCSE की एक्सटेंशन है. ओके, तो लीनियर मोमेंटम का इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स मीन इसमें मैग्नीट्यूड भी और इसमें डायरेक्शन भी है. दिस वेक्टर पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं कि इट्स वेक्टर, लेकिन जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और डायरेक्शन चेंज होगी तो वो उस चीज़ को कंसिडर नहीं करते. दैट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक. ओके, सो इट्स मीन के लेट्स सपोज अगर राइटवर्ड डायरेक्शन या राइटवर्ड मोशन को आपने पॉजिटिव मोमेंटम लिया है, तो लेफ्टवर्ड मोशन को आप नेगेटिव मोमेंटम लोगे. क्यों? वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होगी तो साइन चेंज हो जाएगा. अपवर्ड अगर मोमेंटम पॉजिटिव ले रहे हो तो डाउनवर्ड नेगेटिव लोगे. दिस इज अ कॉमन एग्जांपल. दिस सेम एग्जांपल वाज इन IGCSE. क्या बता रहे हैं? लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आपके पास बॉल है दैट इज गोइंग टू स्ट्राइक द बॉल. इसका मास था 60 ग्राम्स, इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड. सॉरी, इट्स स्पीड इज 2 मीटर पर सेकंड. द बॉल बाउंसेस बैक विद द सेम स्पीड. अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग, स्पीड ने आपसे ट्रिक किया है यहाँ पे. दे आर, you mostly consider the speed and velocity same. That is a very common mistake. स्टूडेंट कहते हैं यार ये 2 था, ये भी 2 है, लेकिन मोमेंटम में स्पीड काउंट नहीं होती, मोमेंटम में वेलोसिटी आती है. तो इफ दिस इज 2, दिस विल बी -2. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द स्पीड इज सेम बट द वेलोसिटीज आर ऑपोजिट. सो अगर इसका मोमेंटम 0.12 आता है तो इसका मोमेंटम -0.12 आएगा.
और एक कॉमन मिस्टेक आती है जब वो आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछते हैं. चेंज इन मोमेंटम यू नो इट विल बी द पी एफ माइनस पी आई. लेट्स सपोज इसको मैं एफ कह देता हूँ, इसको मैं आई कह देता हूँ. तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे पी एफ इज 0.12 माइनस फार्मूला का यहाँ पे आ गया और वैल्यू क्या है इसकी 0.12. सो दिस minus 0.12 minus 0.12 this will give you minus 0.24. okay, जबकि स्टूडेंट से अक्सर पूछा जाए तो दे जस्ट लुक एट द डेटा एंड दे से इट विल बी जीरो सर, द चेंज इन जीरो. वाई? ये दोनों चीज़ें सेम है. ऐसा नहीं है. ओके, सो बिकॉज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ये दोनों सेम नहीं है. दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन. ओके, देन दिस इज द लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन बेसिकली कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर आपसे डिफाइन न्यूटन सेकेंड लॉ कहा जाए तब भी आप उसको इसी टर्म में करोगे. एफ इज इक्वल्स टू एम ए डज नॉट इंक्लूड ऑल द सिनेरियोज. ओके, सो दिस इज द बाय डेफिनेशन इक्वेशन फॉर दिस थिंग. ये आती कैसे आपके पास? वी नो एफ इज इक्वल्स टू एम ए एंड a we know it is v minus u divided by t. okay, they can ask you the derivation. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो v minus u is change in velocity and we know m into delta v is basically change in momentum. तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो it will be delta p, नीचे है delta t, यहाँ पे है f. so this is how you got it. okay, let's move forward. okay, अच्छा, this is as per the Newton third law, action and direction thing. Let's suppose if something is applying a force on some other object. ये कार है, ट्रॉली है, जाके फोर्स अप्लाई करिए वॉल पे. दिस इज द एक्शन फोर्स. सेम अमाउंट की रिएक्शन फोर्स होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पे साइन आपने नेगेटिव इंक्लूड किया. ओके, अच्छा, देन देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. एक्शन एंड डायरेक्शन फोर्सेस दोनों सेम टाइम पे एक्ट करेंगी, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करेंगी. जो एक्शन कर रहा है उसी पे रिएक्शन होगा. जैसे कि एक्शन करी थी ट्रॉली किस पे? वॉल पे. तो वॉल रिएक्शन करेगी किस पे? ट्रॉली पे. सो देयर इज ऑब्जेक्ट वन, देयर इज ऑब्जेक्ट टू, थर्ड ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है इस पे. जिसने एक्शन किया उसी पे रिएक्शन हुआ. ओके, ओके, देन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड द टाइम इम्पैक्ट. कैसे करता है फोर्स को? ये भी हमने रिलेशन देखा है ऊपर, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई टी. ओके, अच्छा, अगर ये आप दोनों स्टेरियोज जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, दिस इज द कार गोइंग टू कोलाइड विद द वॉल और द कार इज गोइंग टू स्ट्राइक विद द सम कुशन और सम व्हाट यू कैन से सम कंप्रेसिबल मटेरियल. ओके, लेट्स सपोज. अच्छा, जब ये यहाँ पे जाके इसको हिट करेगी कार इस पॉइंट पे, इट विल हैव सम इनिशियल वेलोसिटी. ओके, और जब ये कार जाके यहाँ पे इसको हिट करी है, मैं कहता हूँ यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, तो कार ने सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ जाके दोनों को हिट किया. सिनेरियो ए एंड सिनेरियो बी. ओके, अच्छा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी जीरो होगी और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी जीरो होगी. हम कहते हैं मास यहाँ पे भी m है और मास यहाँ पे भी m है. सो इट्स मीन चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे भी डेल्टा p था और यहाँ पे भी डेल्टा p है. इट्स मीन चेंज इन मोमेंटम दोनों में सेम है. इनिशियल वेलोसिटी मैंने सेम ली, मैंने फाइनल वेलोसिटी सेम ली, मास सेम लिया, तो चेंज इन मोमेंटम भी सेम है. बट वन थिंग इज डिफरेंट. क्या? जब ये कार जाके यहाँ पे कोलाइड कर रही है, द सेम इंस्टेंट इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इट विल स्टॉप. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. जब इसे स्ट्राइक करेगी दिस विल कंप्रेस, इट विल टेक somehow higher time than the above one to stop. So what I can say, it will take longer to stop. ठीक है. अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप ये इक्वेशन देखो, हमने क्या कहा? डेल्टा P is constant. What I can say, force is inversely proportional to the time duration. It's mean यहाँ पे क्या है? less force है. यहाँ पे क्या है? more force है. more force mean it can cause more injuries, it's dangerous. And less force mean this is safe.
It can cause less injuries, right? That is the reason why you use the airbags in the cars. Okay, that is the basic principle. That is the reason why while you are riding the bicycle or the motorcycle, you wear the helmet. Okay, so आप time को increase कर रहे हो. Okay, I hope this thing is clear to you. ये impulse के साथ भी relate करता है. Okay, let's move forward. Then there is a न्यूटन्स लॉ. वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें ओवरलैप करेंगी. इस पूरे टॉपिक में जो चीज़ें हम डिस्कस करें वो चीज़ें ओवरलैप करेंगी, आपस में इंटरकनेक्टेड है. ओके, सो फर्स्ट लॉ रिलेट्स, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया क्या चीज़ है आपके पास? फर्स्ट थिंग, इनर्शिया रिलेट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के. मैंने ऊपर भी बताया था आपको. इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बेसिकली इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज. Okay, it's the property of body to resist change. या ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, resist change in state of motion. Okay, so मतलब क्या है इसका? Let's suppose ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, आप उसे मूव करने की कोशिश करिए, इट विल रेजिस्ट. दैट इज रीजन वाई आपको उस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. अच्छा, मास ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. दैट इज द रीजन वाई हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना, मूव करना मुश्किल है. ओके, सेम इज द केस, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, इट विल रेजिस्ट. यू हैव टू अप्लाई फोर्स. जितना हैवी ऑब्जेक्ट है उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, उतना इनर्शिया ज्यादा होगा. कार को रोकना रिलेटिवली ईजियर है एज कंपेयर टू द ट्रक, राइट? मास ज्यादा है उसका. ओके, जिस चीज की मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो अपने चेंज को रेजिस्ट ज्यादा करेगा. ओके, सेकेंड लॉ आपके पास फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है. वर्ड इट टेल्स यू कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के. ये कब की बात है? जब m कांस्टेंट हो. ओके, अच्छा, देन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास, सॉरी इट्स नॉट फोर्स, इज एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के. ये कब की बात है? जब फोर्स कांस्टेंट हो. ओके, इट्स मीन जब आप फोर्स F अप्लाई कर रहे थे, एक्सेलरेशन इज A, मास इज M. लेट्स सपोज आपने मास को कांस्टेंट रखा हुआ है, मास चेंज नहीं कर रहे हो आप, आपने फोर्स को डबल कर दिए, एक्सेलरेशन भी डबल होगी आपके पास. ओके, एंड इन द C सिनेरियो क्या किया आपने मास को डबल कर दिए, मास डबल किया है और F फोर्स लगाई है, तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी. आप रिलेट कर सकते हो किस सिनेरियो को? सिनेरियो ए को विद सिनेरियो सी आप रिलेट कर सकते हो. ठीक है, आपके पास मास जब डबल हुआ तो एक्सेलरेशन क्या होगी? हाफ होगी, वाइल कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट. ओके, और दूसरा इसका रिलेशन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T. दिस इज ऑल्सो न्यूटन सेकेंड लॉ. ओके, ओके, देन थर्ड लॉ, वेरी फेमस, एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. अच्छा, ये जितना फेमस, जितना इजी लगता है उतना ही ये ट्रिकी है लॉ सब में से. फर्स्ट एंड सेकंड लॉज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस लॉ इज ट्रिकी. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ फोर्स पेयर मस्ट बी द सेम टाइप ऑफ फोर्स. टाइप सेम होनी चाहिए. अगर कॉन्टैक्ट फोर्स है तो दूसरी भी कॉन्टैक्ट होगी, अगर एक नॉन कॉन्टैक्ट है दूसरी भी नॉन कॉन्टैक्ट होगी. सेम मैग्नीट्यूड, अगर 200 न्यूटन की एक्शन फोर्स थी तो 200 न्यूटन की ही रिएक्शन फोर्स होगी. ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर एक्शन डाउनवर्ड था तो रिएक्शन अपवर्ड होगा. और एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर एक्शन फोर्स ए पे है तो रिएक्शन फोर्स बी पे होगी. जिसने एक्शन किया है उस पे रिएक्शन फोर्स लगती है. अच्छा, जिसने एक्शन किया उसने किसी और ऑब्जेक्ट पे किया होगा ना, राइट? सो okay, there are different scenarios. Let's discuss this. Let's suppose this is the first scenario, न्यूटन थर्ड लॉ किस पे? रॉकेट पे, रॉकेट प्रोपल्शन पे. रॉकेट करता क्या? यहाँ से गैसेस एग्जॉस्ट करता है, राइट? जब ये गैसेस एग्जॉस्ट करेगा तो लेट्स सपोज इनकी वेलोसिटी है -v, डाउनवर्ड वेलोसिटी आई एम टेकिंग v. इनका मोमेंटम मास है इनका m. अच्छा, इट विल स्टार्ट मूविंग अप, लेट्स कॉल देम स्मॉल m. ये अपवर्ड मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी होगी v और इसका मास होगा m. ओके, सो
दे शुड बी इक्वल। इनका मोमेंटम जितना डाउनवर्ड था उतना ही अपवर्ड होगा। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, फाइनली दोनों मूव कर रहे हैं, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम इज जीरो, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो इट्स मीन जितना अपवर्ड मोमेंटम है उतना ही डाउनवर्ड मोमेंटम होगा। जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स होगी। दिस इज द एक्शन, सॉरी, दिस इज द एक्शन फोर्स, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। ओके, जितनी आपके पास एक्शन फोर्स है उतनी ही आपके पास रिएक्शन फोर्स है। ओके, देन देयर इज एग्जांपल। अच्छा, लेट्स सपोज एग्जामिनर आस्क्स यू कि आपके पास देयर इज अ बुक एंड इट्स वेट इज दिस, इसकी रिएक्शन फोर्स बताओ क्या है। अच्छा, आपको मैंने क्या बताया कि दिस ऑब्जेक्ट इज ए, दिस ऑब्जेक्ट इज बी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि ये एक्शन फोर्स लेट्स सपोज वेट है। तो वेट तो आपके पास बुक का वेट, तो ये वन ऑब्जेक्ट इज बुक, द अदर वन इज अर्थ। तो अगर एक्शन अर्थ अप्लाई करिए बुक पे तो रिएक्शन बुक अप्लाई करिए अर्थ पे, टेबल को इंक्लूड नहीं करोगे आप। द कॉमन मिस्टेक इज स्टूडेंट कहते हैं वेट का रिएक्शन फोर्स वो होगी जो टेबल अपवर्ड अप्लाई करे। ऐसा नहीं है। अगर इनके बीच में टेबल नहीं है जैसे यहाँ पे शो करें, तब भी वेट तो एक्ट कर रहा है ना। तो टेबल इज नॉट द रीजन, टेबल इज नॉट द रीजन कि इस पे वेट एक्ट कर रहा है। वेट इज देयर, टेबल से वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में ऑब्जेक्ट ले आया। अगर वो कहते हैं एक्शन फोर्स इज वेट, तो रिएक्शन फोर्स वो होगा जो ये बुक अप्लाई करे अर्थ के ऊपर। ओके, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है कि यार अच्छा अर्थ तो फोर्स अप्लाई करती है बुक पे, तो बुक विल स्टार्ट मूविंग डाउन। लेकिन अगर बुक भी अर्थ पे फोर्स अप्लाई करे तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, अर्थ पे मूव करने लग पड़े फिर इस तरह से। बेसिकली द डिफरेंस ऑफ मास इज देयर। द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज इनफ टू मूव दिस बुक इज नॉट इनफ टू मूव दिस अर्थ। दोनों के मास में कोई कंपैरिजन नहीं है। इट कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेट्स सपोज 5 kg, लेकिन ये क्या है, दिस इज वेरी ह्यूज 60, इट्स 10 पावर 24 समथिंग kgs, राइट। तो इसका मास बहुत ज्यादा है अर्थ का। सो वो सेम फोर्स इज नॉट एबल टू मूव द अर्थ बट इट कैन मूव द बुक। ओके, सो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। फिर एग्जांपल दे रहे हैं आपको, लेट्स सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बोट और आप वहां से जंप करते हो। ओके, व्हेन यू जंप, कैसे जंप करोगे, यू विल पुश द बोट इन दैट डायरेक्शन एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। अगर हमने एक्शन के आगे जाने के लिए तो डायरेक्शन में बोट मूव कर जाएगी ऐसे। ओके, यू कैन डू दिस थिंग ऑन एनी व्हाट यू कैन से एनी मूवेबल थिंग। ठीक है, आप स्केटिंग शूज पे या किसी भी इस तरह की चीज पे भी आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो। ओके, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ चेयर यू विल ट्राई टू जंप फॉरवर्ड, द चेयर विल मूव बैकवर्ड। फिर यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल है। लेट्स सपोज इफ यू आर फायरिंग विद अ गन, देयर इज अ रिकॉइल ऑफ द गन, राइट। एक जर्क फील होता है हाथ पे बैकवर्ड। So why is it so? Because bullet is moving forward, that is the action force. The same force will be applied on the pistol, backward move करेगा। अच्छा, इसीलिए पिस्टल्स को हैवी रखा जाता है। इन्हें आप लाइटर भी बना सकते हो, लेकिन आप जितना हल्का होगा, जितना मास कम होगा इसका, उतना रिकॉइल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल मूव इट बैक मोर, राइट। अच्छा, दिस इज द प्रिंसिपल हाउ यू वॉक ऑन द फ्लोर। ओके, इफ यू हैव टू वॉक ऑन द फ्लोर, आप क्या करते हो, यू ट्राई टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, in direction the ground will push you forward. अगर आपने jump करना है, you will try to push the ground downward, you will move upward. Okay, this is how it works. Okay, this we already discussed. Okay, then there is a drag force. The drag force कब अप्लाई होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में से मूव करने की कोशिश करता है। इट कैन बी एयर, इट कैन बी सम लिक्विड। होता क्या है बेसिकली, लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट फुट, व्हेन आई ट्राई टू मूव राइट, तो यहाँ पे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट करें। वो पार्टिकल ओरिजिनली यूं थे इस तरह से, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग द पार्टिकल्स हैव टू चेंज देयर डायरेक्शन लाइक दिस। सो दिस चेंज विल कॉज द ऑपोजिशन, दैट यू कॉल द ड्रैग फोर्स। अच्छा, ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है किस पे, इस फ्लूइड की डेंसिटी पे। जितना डेंस होगा उतनी ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। फिर जो ऑब्जेक्ट जितना स्पीड से मूव करने की कोशिश करेगा उतनी ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगी। फिर इस ऑब्जेक्ट के एरिया पे भी वो डिपेंड करती है। सेम इज द केस फॉर द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स में कोई खास फर्क नहीं है। इफ यू आर मूविंग डाउन द एयर रेजिस्टेंस विल बी अपवर्ड, एंड एयर रेजिस्टेंस कैन बी सो मच, इट कैन बी कैन हैव दैट मच हायर वैल्यू दैट इट कैन बैलेंस द वेट एज वेल।
जिससे कॉन्सेप्ट आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का, वी विल डिस्कस इट। ओके, तो बेसिकली इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वेट की, इस पे अपवर्ड फोर्स लग रही है एयर रेजिस्टेंस की। व्हेन इट विल कीप स्पीडिंग अप, द एयर रेजिस्टेंस विल कीप इंक्रीजिंग, राइट। एंड अच्छा, अब एयर रेजिस्टेंस को एरोडायनामिक्स के कुछ लॉस को यूज करते हुए यू कैन रिड्यूस इट। जैसे कि साइक्लिस्ट की आपको एग्जांपल शो की जा रही है। व्हाट इज डूइंग, एक तो ये अपना पोस्चर ऐसे कर रहा है कि लेस एयर इंटरेक्ट करे। Secondly, if you see the cap, if you see his dress, if you see the shape of the cycle, all of the things are to reduce the aerodynamic position। ठीक है, उसको डिजाइन ऐसे किया जाता है कि कम से कम ड्रैग फोर्स एंड द साइक्लिस्ट कैन गो टू द हायर स्पीड इजीली। ओके, सो टर्मिनल वेलोसिटी हम डिस्कस कर रहे थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस थिंग। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी पे आपने व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, okay, let me draw it here, let me explain you there। Let's suppose there is some object, it just start falling, टाइम है आपका 0 सेकेंड का। ओके, इसने फॉल करना स्टार्ट किया, टाइम कितना है 0 सेकेंड। अच्छा, इस टाइम पे मैं कहता हूँ अभी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। लेट मी राइट इट एज 0 second velocity is 0 meter per second। Okay, अच्छा, at this point the only force acting on the object is weight, that will remain constant, weight change नहीं होगा, weight क्या constant है। अच्छा, when it will move, let's suppose ये कुछ टाइम के बाद यहाँ से पहुंच गया किसी और पॉइंट पे नीचे, the same weight is acting on it, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी, लेट्स सपोज दिस इज v नॉट, यहाँ पे वेलोसिटी है v1, ये पहले वाली वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, इट विल इंक्रीज, राइट। जब सिर्फ वेट एक्ट कर रहा था तो एक्सेलरेशन भी सिर्फ g के इक्वल थी, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, जब इसने स्पीड थोड़ी सी गेन की तो देयर विल कम अ टाइनी एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, आपने याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन है, acceleration is proportional to resultant force। ओके, और resultant force आपके पास है बेसिकली weight माइनस एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस जो आपके पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। स्पीड इंक्रीज करेगी तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ओके, सो व्हाट आई कैन से, रिजल्टेंट फोर्स में अगर आप इस चीज़ पे फोकस करो, विद टाइम व्हाट आई कैन से, स्पीड इंक्रीज करेगी, so its mean air resistance will also increase, so resultant force क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स थी वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस। वेट तो कांस्टेंट है, लेट्स सपोज इट्स वैल्यू इज 10, एयर रेजिस्टेंस थी पहले 1, तो 10 माइनस 1 9, एयर रेजिस्टेंस होगी 2, 10 माइनस 2 इज 8, एयर रेजिस्टेंस होगी 5, तो 10 माइनस 5 इज 5। तो इट्स मीन रिजल्टेंट फोर्स कम होती जा रही है, जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी। तो व्हेन रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज। ओके, देयर विल कम अ पॉइंट कि आपके पास जितना वेट था सेम अमाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस आ जाएगी। सो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, एक्सेलरेशन भी हो जाएगी 0, velocity you will say it will be constant, that is called terminal velocity। okay, that we call terminal velocity। so this is how it works। so acceleration आप कह सकते हो it will start from 9.81 and it will eventually reach 0। ठीक है, this is how it works। अच्छा, स्पीड इंक्रीज ही करती जाएगी, स्पीड विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड इट विल रीच द
speed or velocity, it will start from 0 and reach the terminal velocity. Okay. Okay. अच्छा, then there are few different concepts जिससे आपको एग्जामिनर ट्रिक करने की कोशिश करता है. अच्छा, हमने क्या कहा यहाँ पे? We just stated. Let me create. Okay, so you can. Sorry. Okay. अच्छा, हमने कहा है कि basically the air resistance is balanced by the weight. That is the position जब terminal velocity आएगी. Let's suppose if weight is increased. एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, उसका मास है m. एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 2m. Okay, let me make the same area. इसका एरिया है a और इसका एरिया भी है a. अच्छा, एक का मास ज़्यादा, एक का मास कम है, तो इट्स मीन इसका वेट जो होगा 2w and its weight is w. So for this thing, it's mean you need more air resistance to balance weight. एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए आपको वेट को बैलेंस करने के लिए. अच्छा, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, इट्स मीन हैव टू रीच हायर स्पीड. सो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी इट विल हैव ग्रेटर टर्मिनल वेलोसिटी. ओके. अच्छा, इसमें सिनेरियो ऐसे भी हो सकता है कि मास सेम है, एरिया चेंज कर दिए. ओके. अच्छा, आपके पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास दिस मास इज m and there is another object whose mass is m. Its area is a, this area is 5a. अच्छा, you know, when area is more, area is directly proportional with the air resistance. So at same speed, जो आप let's suppose let's call this one object 2, let's call this one object 1. So I can say at same speed 2 will have more air resistance. Area ज़्यादा है उसका, right? So what I can say, its weight will be balanced at lower speed. So इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो सेकंड है 2 will have lower terminal velocity. Okay, this is the concept that you need to keep in mind. Okay, let's move forward. Graph will be like this, velocity time graph. ठीक है, velocity time graph की slope आपको acceleration show करती है. तो what it is showing कि start में acceleration, अच्छा यहाँ बिल्कुल start में straight line होगी, क्यों 9.81 acceleration है, and then it will be start decreasing and it will be eventually acceleration is 0. Okay. Okay. Let's move forward. The next thing is the law of conservation of momentum. ये mostly आपके पास इसकी definition 2 marks की आती है. They ask you. Okay, if you have to define the law of conservation, you will tell that initial momentum of the system will be equals to the final momentum of the system in an isolated system, or you can say when no external force is acting on it. Okay, this is a basic law. This is also from IGCSE course, right? Okay, the example is, let's suppose there are two objects, object A here and object B. Object B was at rest. Okay, when some object is at rest, its velocity is 0, its momentum will also be 0. तो इसका initial momentum 0 हो गया. A आपके पास था, इसकी mass given है, velocity given है, इसका initial momentum ये हो गया. When you add them, this will be the total initial momentum. अच्छा, collide करने के बाद B is moving right, A is moving left. So rightward direction we are taking positive, but the leftward direction we will take negative because momentum is a vector quantity.
ओके, व्हेन द डायरेक्शन चेंज द वेलोसिटी विल चेंज। तो ये नेगेटिव आ गया आपके पास, दोनों को ऐड किया तो टोटल मोमेंटम आ गया आफ्टर कूलिंग, एंड दिस विल गिव यू द होल इक्वेशन। इसमें से बीच में से वन विल बी अननोन दैट यू कैन फाइंड आउट। ओके, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, अभी भी हमने जब ऊपर डेफिनेशन डिस्कस की है इसकी, तो वी डिस्कस के momentum will remain conserved until no external force act on it. So what does it mean by the external force? एक्सटर्नल फोर्सेज वो हैं जो आपके स्ट्रक्चर में से नहीं आ रही, कहीं आउटसाइड से आ रही हैं, लाइक फ्रिक्शन हो सकता है, वेट हो सकता है। इंटरनल फोर्सेज वो हैं जो कि स्ट्रक्चर में से आती हैं, लाइक फोर्सेज एक्सचेंज विद द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। टेंशन हो सकती है, राइट, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग की कंप्रेशनल फोर्स हो सकती है। जिस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, उस सिस्टम को आप क्लोज्ड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हो। तो डेफिनेशन में आप क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम का वर्ड भी यूज कर सकते हो अगर आप एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्ड यूज नहीं करते। ओके, देन देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस। वन केस इज कोलिजन इन वन डायमेंशन, दैट इज द सेम जो कि आपने आईजीसीएस में डिस्कस किया हुआ है, बट देयर इज अनदर केस दैट इज कोलिजन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, दैट इज अ न्यू थिंग, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब भी आपके पास इस टॉपिक में एक और चीज़ आती है दैट इज इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन वो होगी जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इट्स मीन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की बिफोर कोलाइडिंग विल बी इक्वल्स टू आफ्टर कोलाइडिंग। अच्छा, हाउ वी विल नो? एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ आर कॉमनली दोज वेयर ऑब्जेक्ट कोलाइडिंग डू नॉट स्टिक टुगेदर एंड देन मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं और एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोलाइड करने के बाद वो कोलिजन क्या है? वो इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइडिंग एंड स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, दोनों स्ट्राइक किए और कोलाइड करने के बाद इकट्ठे मूव कर रहे हैं, वो कोलिजन क्या होगी? इन इलास्टिक होगी। इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी लूज करती है। अच्छा, ये चीज़ भी याद है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज़्यादा होगी, फाइनली कम होगी। क्यों? क्योंकि कुछ लॉस्ट हो रहा है, फाइनली ज़्यादा नहीं हो सकती। देयर इज नो मैजिक की एनर्जी पहले थी नहीं और फिर ज़्यादा होगी। स्टार्ट में एनर्जी लेट्स सपोज 10 थी, तो कोलाइड करने के बाद जो आप एनर्जी फाइंड कर दैट विल बी 8 और 7 और समथिंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई है। ओके, दैट विल बी द इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, टू डिमेंशनल केस हम डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं। टू डिमेंशनल केस ऑफ मोमेंटम, जैसे हमने कहा है कि वन डायमेंशन में मोमेंटम कंजर्व होता है, ऐसे टू डायमेंशन में भी कंजर्व होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? हम इसमें इसके कंपोनेंट्स वाइज इसको डील करते हैं। हम कहेंगे कि एक्स कंपोनेंट एक्स डायमेंशन में भी मोमेंटम कंजर्व है, वाई में भी कंजर्व है। तो व्हाट आई कैन से कि एक्स अगर मैं लेट्स सपोज कंपोनेंट लूं, अगर मैं एक्स कंपोनेंट लूं तो व्हाट आई कैन राइट। अच्छा, अब अगर यहाँ पे स्टार्ट में देखो तो यहाँ पे तो इसकी मोशन है ही एक्स में, तो इसका मोमेंटम सिंपली m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है मैंने। फाइनल मोमेंटम के लिए मुझे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यहाँ से दिस इज v1, सो दिस विल बी v1 cos थीटा, और इस दूसरी का आपके पास एक्स कंपोनेंट दिस इज v2, दिस विल बी cos phi। ओके, एंगल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, सो आई हैव टेकन द जेनेरिक केस। तो अब इसमें जब लिखोगे मोमेंटम कंजर्व है, ओके, सो इनके साथ इनका मैसेज मल्टीप्लाई हो रहा है, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos phi। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एंड रिमेंबर दिस इज अ क्रैश कोर्स, तो मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, देयर इज अ टॉपिकल पास्ट पेपर सीरीज, आप वहां पर जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस। ऐसी आप वाई एक्सिस के लिए भी बना सकते हो। और जब आप वाई एक्सिस वाई कंपोनेंट की बात करोगे तो इनिशियली देखो, तो इनिशियली तो वाई कंपोनेंट में कुछ है ही नहीं, ये सारी डायरेक्शन एक्स में है, वाई में नहीं है कुछ भी। सो इनिशियल वाई क्या हो जाएगा? 0। फाइनल जब मैं वाई को देखूँ यहाँ पे, तो इसका वाई कंपोनेंट ऐसे बनेगा, दिस विल बी v1 sin थीटा एंड दिस विल बी v2 sin phi। So this can be written as m1 v1 sin phi plus, sorry, this is theta, plus m2 v2 sin phi। ठीक है, so this will be the for the y।
अब जब इनको इक्वेट करते हो यू कैन टेक दिस थिंग ऑन द लेफ्ट साइड और आप इसमें से एक अननोन फाइंड हो जाता है. ओके, सो दिस इज द केस दे आस्क यू मोस्टली. अच्छा, सेम इज द केस जब आप काइनेटिक एनर्जी के लिए अप्लाई करते हो टू डायमेंशन पे, तो अपने याद रखना काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी वेक्टर नहीं है, तो उसमें डायरेक्शंस मैटर नहीं करती. ओके, तो उसमें सिंपली टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली शुड बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली. उसमें कंपोनेंट्स और ये चीज़ें फाइंड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. आपने अगर ये V1 और V2 टोटल वैल्यूज फाइंड की हुई है गिवन है, तो यू कैन सिंपली यूज देम. ओके, अच्छा, फिर इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपने याद रखनी है. इलास्टिक कोलिजन में जैसे हमने डिस्कस किया कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, यहाँ पे एग्जांपल शो करें, जबकि इन इलास्टिक में एनर्जी वेस्ट हो जाती है. ओके, अच्छा, जब आपके पास इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें देयर इज अनदर रिलेशन दैट इज वेरी हेल्पफुल. इलास्टिक कोलिजन में आपके पास देयर विल बी थ्री थिंग्स. वन इज, अच्छा, मोमेंटम आपके पास, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. किसमें? इलास्टिक में भी और इन इलास्टिक में भी, दोनों में मोमेंटम कंजर्व. तो मोमेंटम की इक्वेशन टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. ये इक्वेशन किसी भी केस पे लग सकती है, आप आंखें बंद करके कंडीशन देखे बगैर अप्लाई कर सकते हो. बट काइनेटिक एनर्जी is only conserved in elastic collision. इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होगी. थर्ड थिंग, relative speed of approach is equals to relative speed of separation. ये भी सिर्फ आपके पास किसमें? इलास्टिक कोलिजन में. अच्छा, अब इसमें हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? देयर आर 4 डिफरेंट सिनेरियोज जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, लेट्स सपोज मैं डिस्कस करता हूँ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं राइट साइड पे स्पीड ऑफ सेपरेशन. ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज देयर इज ऑब्जेक्ट, लेट्स कॉल दिस M1, there is another object, let's call this M2. This M1 is moving toward this side, its velocity is V1. This is moving this side, its velocity is V2. अच्छा, if you see, they both are approaching each other. V1 भी अप्रोच कर रहा है, V2 भी अप्रोच कर रहा है. द वेलोसिटीज कुछ भी हो सकती हैं, तो इनकी सिंपली वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, V1 प्लस V2. तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, लेट्स सपोज ये थी आपस 10, ये थी आपस 15, सो दैट विल गिव यू 10 प्लस 15, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड. ये इनकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आ गई. ठीक है, अच्छा, केस थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है. दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो. सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि मास M1 जो है इट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन, वेलोसिटी है इसकी 15 मीटर पर सेकेंड, और जो मास है M2 वो भी इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है पर उसकी वेलोसिटी कम है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अगर आप ये सिनेरियो देखो, दिस इज मूविंग फास्टर, दिस इज मूविंग स्लोअर, तो ये इवेंचुअली कैचअप कर लेगा. अप्रोच में इनके बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि हो रहा है, तो इट्स मीन इनके रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आएगी. अब ये उसे अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये जो है ये इस अप्रोच से ऑपोजिट जा रहा है, इट्स अपोजिंग दैट अप्रोच, अप्रोचिंग स्पीड. अब बस अब इस केस में जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है वो आपके पास आएगी V1 माइनस V2, so that will be 15 minus 10, that will be 5 meter per second. Okay, it's relative speed. Okay, so it's not a vector, speed is a scalar quantity. तो आपने इसमें ये नहीं देखना कि अच्छा राइट वर्ड था तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए थे, आपने एक नेगेटिव क्यों? इट्स नॉट अ वेलोसिटी, इट्स अ स्पीड. ओके, अच्छा, सेम एज देयर आर 2 सिनेरियोज फॉर द सेपरेशन. सिनेरियो 1, सिनेरियो 1 ये हो सकता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट, लेट्स कॉल दिस वन M1, ये यहाँ मूव कर रहा है, लेट्स सपोज इसकी स्पीड है 10,
देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट m2, ये यहाँ मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है लेट्स सपोज 15। अच्छा अब देखो दोनों एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, दोनों की स्पीड इस चीज को सपोर्ट करेगी कि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता जाए। सो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज v1, दिस इज v2, सो इसमें आप v1 प्लस v2 कर दोगे, दैट विल गिव यू 25। अच्छा एक और केस इसमें ये भी हो सकता है कि लेट्स सपोज आपके पास दिस इज m1, ये इसकी तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी थी v1 दैट इज 10, और ये ऑब्जेक्ट m2 इससे दूर जा रहा है विद द वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये इसको कैच करने की कोशिश करे बट दिस इज मूविंग फास्टर, तो अब आपके पास रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन जो होगी वो होगी 15 माइनस 10, दैट विल गिव यू 5 मीटर पर सेकेंड, सो दैट विल बी v2 माइनस v1। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक चीज याद रखने के लिए आप इसको ये रख सकते हो कि जब भी सेम डायरेक्शन होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की, यू विल subtract, or when they are moving in same direction, सॉरी जब सेम डायरेक्शन होगी तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड्स ऐड होती हैं। कैसे, ये देखो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट जा रहा है एक लेफ्ट जा रहा है, स्पीड्स ऐड हो गई। अच्छा ये भी राइट जा रहा था ये भी राइट जा रहा था, स्पीड्स माइनस हो गई। अच्छा दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्पीड्स ऐड हो गई, दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड्स माइनस हो गई। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब बड़ा इजीली इस चीज़ को देख के आप एमसीक्यूज का आंसर कर सकते हो कि दिस इज वेरी हेल्पफुल। ओके, आई विल शेयर दीज नोट्स, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हो, आई विल आंसर इट। ओके, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, एंड टू प्रैक्टिस द टॉपिकल पास पेपर एज वेल, अगर आपने पहले नहीं किए हुए तो, अगर आपने किए हैं तो जस्ट गो थ्रू इट थ्रू ऑल द सिलेबस एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट द ईयरली पेपर्स भी मैंने सॉल्व करके दे, इज अ डिफरेंट सीरीज दैट यू कैन सी, वहाँ पे सब लेटेस्ट पेपर आई हैव अपलोडेड। ओके, so we are done with kinematics, dynamics. Next we are going to start section 4.